आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। काफ़ी सालों के बाद गांव के दोस्तों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं गांव करीब 3 सालों के बाद आया था। अभी हम सभी दोस्त बैठकर बातें कर ही रहे थे, तभी हमारी बातें भूतों के ऊपर आ गईं। मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था और मुझे ये सभी बातें बेफिजूल की लगती थी। अभी हम बातें कर ही रहे थे, तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, अंकित, तुझे भूतों से डर नहीं लगता है क्या? जिस पर मैंने कहा, डर? वो भी भूतों से? यार, मैं भूतों पर विश्वास ही नहीं करता, तो डरूंगा क्यों? मेरी बात सुनकर वहां पर बैठे एक आदमी ने कहा, ये क्या बोल रहे हो तुम? लगता है तुमने कभी भूत नहीं देखा है। अगर देखने का मन हो तो एक जगह बताता हूँ, वहाँ चले जाओ। मैं भूत देखने के लिए इधर उधर कई जगहों पर गया हूँ, मगर मुझे भूत कहीं नहीं दिखा। इसलिए मैं उस जगह पर भी जाने को तैयार हो गया। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, हाँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मगर जाना कहाँ है? जिस पर उस आदमी ने बताया, हमारे गांव से 4 किलोमीटर अंदर जंगलों के पास एक शमशान है, जिसके बगल में ही एक घर है। तुम्हें एक रात उस घर में ही रुकना होगा और वापस आते वक्त वहां लगे एक बरगद के पेड़ से 5 पत्ते तोड़कर लाना होगा, ताकि हम समझ पाएं कि तुम सच में वहां गए थे। उस आदमी की पूरी बात सुनकर मैंने कहा, हाँ, मुझे मंजूर है, मैं आज रात जाऊंगा। अभी हम अपने अपने घर जाने वाले ही थे, तभी मेरे एक दोस्त अमित ने कहा, यार, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मुझे भी भूत देखना है। मैंने 1-2 बार अमित को समझाया भी, मगर फिर उस आदमी ने अमित को मेरे साथ जाने को कहा। पूरी बात हो जाने के बाद हमने तय किया कि हम रात का खाना पीना खाकर ठीक रात के 9 बजे गांव के चौपाल पर मिलेंगे। फिर वहां से उस शमशान की तरफ चलते बनेंगे। ठीक वैसा ही हुआ। रात का खाना पीना खाने के बाद मैं गांव के चौपाल पर पहुंचा, जहां अमित और वो आदमी मेरा पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। वहां पहुंचकर मैंने हंसते हुए अमित से कहा, अरे, तुझे तो बहुत जल्दी है भूतों को देखने की। इस पर अमित भी हंसने लगा, जिसके बाद हम उस शमशान की तरफ चलते बने। उस समय हमारे गांव में रात के 9 बजना यानी काफ़ी रात, जिस कारण दूर दूर तक हमारे अलावा और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद जब हम गांव के रास्ते से अलग शमशान जाने वाले रास्ते पर आए, तो अंधेरे ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। खैर, हम अपने साथ एक टॉर्च लेकर आए थे, जो अब इस घने अंधेरे में हमारा सहारा बनने वाली थी। मैंने जैसे ही टॉर्च चलाया तो उस अंधेरे के सामने मेरी टॉर्च की लाइट भी कम पड़ गई। उस रास्ते पर सन्नाटा तो इस कदर छाया हुआ था कि हमारे चलने की आवाज़ भी हमें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। करीब 1 घंटा पैदल चलने के बाद हमें वो शमशान दिखा, जिसके थोड़ा करीब जाते ही बड़े बड़े पेड़ों के बीच हमें वो घर भी दिखा। हम चलकर उस घर के पास गए तो हमने देखा कि उस घर के दरवाजे पर ताला लटक रहा है, जिस पर मैंने अमित से कहा, अरे भाई, घर में तो ताला लटक रहा है, तो हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? जिस पर अमित ने कहा, तो रुक, मैं अभी ताला तोड़ देता हूँ। मगर हम जंगल के काफ़ी अंदर थे, तो हो सकता है ताला तोड़ने की आवाज़ को सुनकर भूत तो नहीं मगर जंगली जानवर आ सकते हैं। लिहाजा मैंने अमित को ताला तोड़ने से मना कर दिया और कहा, हम लोग पूरी रात घर के बाहर ही बैठकर गुजार लेंगे। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। उस घर के बाहर बैठे बैठे जब मैंने अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 10:30 बजे का, लेकिन अभी तक हमें कुछ ऐसा वैसा दिखा नहीं था। अभी हम बैठे ही थे, तभी उस घर के भीतर से
एक अजीब सी आवाज़ आई। मैंने जब उसे ध्यान से सुना तो मुझे ऐसा लगा कि घर के भीतर कुछ लकड़ी का सामान गिरा, जिस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, लगता है कोई चूहा होगा या फिर बिल्ली होगी। ये सोचकर मैंने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया। करीब आधा घंटा ऐसे ही बैठने के बाद घर के अंदर से आ रही आवाज़ और बढ़ गई। अब मुझे थोड़ा अजीब लगा, जिस कारण मैंने टॉर्च उठाया और खिड़की से टॉर्च की रोशनी के सहारे अंदर झांका तो वो घर अंदर से खंडर बन चुका था। जगह जगह पर बस मकड़ी के जाले ही नज़र आ रहे थे, मगर मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं जिससे वो आवाज़ आ रही हो। अभी मैं वापस अपनी जगह पर बैठा ही था, तभी उस घर से बच्चे के हंसने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मैं थोड़ा सहम गया कि भला इस बंद पड़े घर में बच्चा कहाँ से आ गया। उस आवाज़ को सुनकर मैंने जैसे ही अपनी निगाहें अमित की ओर घुमाई तो मैंने देखा कि अमित सो रहा है, और अगर मैं उसे उठाकर इस आवाज़ के बारे में बताऊंगा तो वो कल सारे गांव को बता देगा कि मैं डर रहा था, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। अभी मैं बैठा ही था, तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई बच्चा उस खिड़की से झांक रहा है, जिस खिड़की पर अभी मैं थोड़ी देर पहले गया था। मैंने जैसे ही अपनी टॉर्च की लाइट उस खिड़की पर डाली तो सच में वहाँ एक बच्चा खड़ा था, जो टॉर्च की रोशनी पड़ते ही गायब हो गया। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला मैं उस बच्चे को देखकर कांपने लगा था। मैंने उस बच्चे को बस एक झलक में ही देखा था, मगर उसका चेहरा सपाट था। उसकी आंख, मुंह और नाक कुछ भी नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह से प्लेन था। अब मैं काफ़ी डर चुका था, लिहाजा मैंने अमित को उठाना ही ठीक समझा। अभी मैं अमित को उठाने ही वाला था, तभी मुझे रास्ते की तरफ से 4 आदमी अपने कंधे पर एक लाश को लेकर आते हुए दिखे। उन सभी आदमियों को देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। देखते ही देखते वो सभी आदमी उस लाश को लेकर शमशान के अंदर चले गए। मैंने भी अमित को उठाया, मगर मैंने उसे उस बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अमित के उठते ही मैंने उससे कहा, लगता है कोई मर गया है, इसलिए 4 लोग एक डेड बॉडी को लेकर शमशान में आए। चल जाकर देखते हैं। मेरे इतना बोलने के बाद अमित भी मान गया और हम दोनों शमशान के भीतर गए। मैं इसलिए उन लोगों के पास गया था क्योंकि मैं डरा हुआ था और मुझे उन लोगों के पास जाकर थोड़ी हिम्मत मिलेगी। उन लोगों के पास पहुंचते ही अमित ने कहा, कहाँ से आए आप लोग और कौन मर गया है? जिस पर उनमें से एक आदमी ने कहा, हम बगल के गांव से आए हैं और ये मेरे भैया की डेड बॉडी है। मगर एक बात तो अजीब थी, वो चारों लोग इंसान कम पुतले ज़्यादा लग रहे थे, क्योंकि उनके शरीर में कोई हलचल नज़र नहीं आ रही थी। अभी खड़े ही थे, तभी उनमें से दूसरे आदमी ने डेथ बॉडी पर से कफन हटा दिया। तो उस डेथ बॉडी को देखकर हम दोनों के होश उड़ गए और हमारे शरीर का खून सूखने लगा, क्योंकि वो कोई डेथ बॉडी नहीं बल्कि एक कंकाल था। उस कंकाल के ऊपर से जैसे ही कफन हटा तो वो कंकाल उठकर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इसके साथ ही साथ वहाँ खड़े उन सभी लोगों का चेहरा भी बदल गया। उनका चेहरा भी मौत से ज़्यादा डरावना बन गया। अब हमें समझ आ गया था कि ये 5 भूत हैं। अभी हम भागने ही वाले थे, तभी उन सभी भूत ने अमित को पकड़ लिया। मैं अकेले तो अमित को बचा नहीं पाता, इसलिए मैं भागकर गांव पहुंचा और गांव वालों को लेकर जब शमशान पहुंचा तो वहां अमित का कोई अता पता नहीं था। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि वहां एक और आत्मा भटकती है,
जो उस घर के बाहर बैठकर मेरा नाम पुकारती है, वो आत्मा और किसी की नहीं बल्कि अमित की है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। घटना उस समय की है जब मैं अपने गांव में डाकिये का काम किया करता था। आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन का जितना महत्व है उतना ही महत्व उस समय डाकिये का हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो हमारे गांव में फ़ोन हुआ करता था और ना ही बिजली। उस वक्त लोग डाकिये को काफ़ी इज्जत दिया करते थे। साथ ही साथ डाकिये का भी उस समय काफ़ी काम हुआ करता था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि उस समय हमारे गांव के डाक ऑफिस में 2 डाकिया हुआ करते थे, एक मैं और एक भरत। मगर भरत की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, जिस कारण डाक ऑफिस का पूरा भार मेरे सर पर आ गया था। डाक ऑफिस में काफ़ी सारी चिट्ठियां जमा होने लगी, जिस वजह से मैं काफ़ी देर तक घर जा जाकर चिट्ठी पहुंचाने लगा। हालांकि उस समय गांव के लोग जल्दी सो जाया करते थे, मगर 2 लोगों का काम अकेले ख़त्म करने के बाद ही मैं डाक ऑफिस बंद करता था। उस समय मुझे डर वर नहीं लगता था, मगर मुझे कहाँ पता था कि इस घटना के बाद मैं इतना डर जाऊंगा कि मुझे इस डाकिये का काम ही छोड़ना पड़ेगा। खैर, एक दिन सुबह से ही काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने काफ़ी सारी चिट्ठियाँ घरों में पहुँचा दी और बाकी बचे चिट्ठियों को देखा तो उनका पता दूसरे गांव का था, मगर उन्हें आज के आज ही पहुँचाना ज़रूरी था। जिसके बाद मैंने घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था दोपहर के 3:30 बजे का। लिहाजा मैं सारे चिट्ठियों को लेकर दूसरे गांव की तरफ चलता बना। हमारे गांव से सामपुर गांव पैदल चलकर जाने में करीब 1 घंटे का वक्त लगता था, तो अभी मुझे काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने अपने मन ही मन में कहा, क्यों ना रामू की दुकान पर चाय पीकर आगे चला जाए। इतना बोलते ही मैं रामू की दुकान पर चाय पीने चला गया। अभी मैं चाय पी ही रहा था कि तभी रामू ने कहा, क्या डाकिया साहब, आज किधर जा रहे हैं? इस पर मैंने कहा, वो मैं आज सामपुर गांव जा रहा हूँ। तो सामपुर गांव का नाम सुनते ही रामू एकदम से चुप हो गया और फिर अचानक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, डाकिया साहब, वापस लौटते लौटते तो काफ़ी रात हो जाएगी, तो ज़रा संभल कर आइएगा, क्योंकि सामपुर गांव का रास्ता ठीक नहीं है। जिस पर मैंने रामू से कहा, यह क्या बोल रहा है तू? तुझे पता है ना मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। इतना बोलने के बाद मैंने जल्दी से अपना चाय पिया और प्याला फेंकते हुए सामपुर गांव की तरफ चलता बना। खैर, करीब 1 घंटा पैदल चलने के बाद तकरीबन शाम के 5 बजे मैं सामपुर गांव पहुंचा और फटाफट से चिट्ठियों को उनके पते पर पहुंचाने लगा। सारी चिट्ठी पहुंचाते पहुंचाते कब 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। फिर जब मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। उस समय रात के 8 बजना यानी काफ़ी रात, जिस कारण सारा रास्ता वीरान सा हो गया था। खैर, मैं वहाँ और समय जाया ना करके अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि मुझे अपना शरीर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अमूमन मैं रात को हर वक्त अपने साथ एक टॉर्च रखता हूँ, लेकिन आज मैं अपना टॉर्च डाक ऑफिस में छोड़कर आया था, जिस कारण मैं चांद की धुंधली रोशनी के सहारे ही आगे बढ़े जा रहा था। उस रास्ते पर सन्नाटा इतना छाया हुआ था कि दूर कहीं से ट्रेन की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें उस माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। एक तो काफ़ी रात, ऊपर से इतना सुनसान रास्ते को देखकर
मैंने अपने मन ही मन में कहा, अगर कोई सवारी मिल जाए तो मैं उसी के सहारे गांव चला जाऊंगा, वैसे भी काफ़ी थक चुका हूँ। इतना बोलकर मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रास्ते के आगे किनारे पर खड़े एक आदमी पर गई, जो कि एक रिक्शे के पास खड़ा था। उस आदमी को देखते ही मैं समझ गया कि ये एक रिक्शा वाला है। साथ ही साथ उस रिक्शे वाले को देखकर मुझे काफ़ी खुशी महसूस हुई कि अब मुझे पैदल चलना नहीं पड़ेगा। मगर तभी मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि ये रिक्शा वाला इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहा है। इतनी रात गए तो इसे कोई सवारी भी नहीं मिलती होगी। खैर, मुझे उससे क्या, मुझे तो घर जाने से मतलब था। तो मैं चलकर उस रिक्शे वाले के पास गया तो मुझे अपने पास आता देख उस रिक्शे वाले ने कहा, कहाँ जाना है बाबू साहब, आइए मैं छोड़ देता हूँ। इस पर मैंने जवाब दिया, वो मुझे कालपुर गांव जाना है। जिस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, हाँ हाँ बैठिए, मैं ले चलता हूँ। जिसके बाद मैं उस रिक्शा वाले की रिक्शा में चढ़कर बैठ गया और मेरे बैठते ही रिक्शा वाले ने रिक्शा को आगे बढ़ा लिया और हम अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ते के दोनों तरफ घने जंगल होने के कारण जंगलों से तरह तरह की जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। मैं भूत प्रेत से तो नहीं डरता था, मगर जंगली जानवरों से डरता था। खैर, अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उस रिक्शा वाले ने कहा, बाबू साहब, आप शामपुर गांव चिट्ठी बांटने गए थे, तो आपने मदन लाल को चिट्ठी क्यों नहीं दिया? जिस पर मैंने जवाब दिया, हाँ, मदन लाल के नाम से तो एक चिट्ठी आई है, मगर मैं जब उसके घर देने गया तो उसके घर पर कोई भी नहीं था। फिर जब मैंने आसपास से पूछा तो लोगों ने बताया कि मदन लाल की मौत कुछ दिन पहले ही हो गई है और वो अपने घर पर अकेला रहता था, जिस कारण ना तो कोई चिट्ठी लेने वाला था और ना ही मैंने दिया। लेकिन आपको कैसे पता चला? इस पर वो रिक्शा वाला कोई जवाब ना देकर हंसने लगा। तो मैंने उससे दोबारा कुछ नहीं पूछा। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी ना जाने क्यों मुझे काफ़ी तेज नींद आने लगी, वो भी इतनी कि मैं अपने पलकों को खोलकर रख तलक नहीं पा रहा था। अचानक नींद मुझ पर इस कदर हावी हो गया कि मैं रिक्शे पर बैठे बैठे ही सो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो आगे का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि रिक्शा बहुत तेज़ी से चल रही थी और रिक्शा चलाने वाला कोई नहीं था। मतलब कि रिक्शा अपने आप ही चल रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? और तो और वो रिक्शा वाला गया तो गया कहाँ? अभी मैं ये सोचकर काफ़ी हैरान हो ही रहा था कि तभी मुझे आवाज़ आई, बाबू साहब, मैं वही मदन लाल हूँ। उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और मैंने जब अपनी निगाहें उस आवाज़ की ओर घुमाई तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि वो रिक्शा वाला हवा में उड़ते हुए मेरे साथ चल रहा था। मगर अब उसका पूरा चेहरा कुचला हुआ नजर आ रहा था और उसकी आंखें बाहर लटक रही थीं। अभी मैं उसे देखकर कांप ही रहा था कि तभी अचानक काफ़ी रफ्तार से चल रही रिक्शा एकदम से रुक गई और मेरे सामने वो रिक्शा वाला यानी कि मदन लाल की आत्मा आकर खड़ी हो गई। डर इस तरह से मेरे ऊपर हावी हो चुका था कि मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे कि तभी मदन लाल की आत्मा ने कहा, आज से 6 दिन पहले मैं रात के वक्त इसी रास्ते पर रिक्शा चला रहा था, तभी अचानक एक पेड़ मेरे ऊपर आ गिरा, जिस कारण मौके वारदात पर ही मेरी मौत हो गई। मगर ये खबर मेरे घर वाले नहीं जानते, क्योंकि मेरे घर वाले यहाँ से काफ़ी दूर दूसरे गांव में रहते हैं। और आप मेरे घर वालों के पास जाकर मेरी मौत की खबर बता देना, क्योंकि जब तक मेरा अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मेरी आत्मा यहीं पर भटकती रहेगी। इतना बोलकर मदन लाल की आत्मा हवा में धुआं हो गई और मैं सीधे अपने घर चला आया और दूसरे दिन मदन लाल के घर वालों के पास जाकर पूरी बात बता दी। तो दोस्तों,
ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।